चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, हमारी वंश परंपरा प्रमाणित करती है कि हमारी राष्ट्रीयता एक है, जीवन पद्धति एक है, हमारी एक ही संस्कृति है जो हिंदू मुसलमानों दोनों में ही है। उसी तरह जिस तरह गंगा का जल और हिमालय की बर्फ इस देश में घुली है, सम्राट अशोक ने अपने राज्य को भिन्न भिन्न धर्म और जाति में बटा देखा तो उन्होंने कहा था अशोक ने कि समवाय एवं साधु का आदेश दिया, यानी एकता ही सर्वोत्तम वस्तु है। यह सम्राट अशोक ने दिया, पटना से लेकर अपने कई देशों अफगानिस्तान तक सब जगह। और ये लोग एक है तो सेफ है। और दूसरा कोई बोलता है कि क्या बोलता है भाई, एक तोड़ना, बटेंगे तो कटेंगे। किसके लिए भाई? कौन बांट रहा है देश? अरे देश के लिए तो हम लोग तैयार हैं। और यहां तो एकता को काटने वाले बांटने वाले आप लोग हो, हम नहीं। हर जगह जाना, ऐसे भड़कीले भाषण करना, लोगों को मिसगाइड करना और धर्म के नाम पर वोट की बात करते हैं। लेकिन हम सिर्फ संविधान की बात करते हैं। संविधान बचा, लोकतंत्र बचा तो सब लोग बचते हैं, सिर्फ आपके कहने से नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं दो कोटेशन उनका बोलता हूं, एक यहां है और एक दूसरा है। उन्होंने कहा, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारा स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी। समझे? यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। ये बाबा साहब जो अछूत उनको कहते हैं, दलित कहते हैं, उन्होंने देश के बारे में ये बात बोली। अगर आप लोग ये स्वीकार करते हैं तो हमको पाठ मत पढ़ो, तुम खुद उसका आचरण करो। तो ये लोग कहते हैं, करते हैं ये, और बाबा साहब की तस्वीर तो आप लगा रहे, जब जब जरूरत होती तब लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते। तो ये आपने जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कम से कम सबको पहुंचे। और खासकर ये दफ्तर में जो आज आरएसएस और बीजेपी लगा रहे हैं और बाबा साहब को भी नमन करने का उनको याद आया है, तो इसका अर्थ है कि आप जो उनका बाबा साहब का अभियान चला रहे, संविधान का अभियान चला रहे, इसकी वजह से वो अपना सर झुका के संविधान का नमस्कार कर रहे हैं। नहीं तो संविधान, बाबा साहब, उनको कुछ नहीं, सिर्फ गोलवलकर गुरुजी और आरएसएस इधर ही देखते थे वो। लेकिन आज आपने झुकाया उनको, संविधान को नमन करने के लिए आपने सिखाया, इसलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। ये मोमेंट के वजह से चल रहा है। और एक बात, संविधान के बारे में तो वो वहां यहां बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त संविधान बनी और
संविधान का अडॉप्शन हुआ उस वक्त क्या कहा आरएसएस ने? संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। फिर एक बार पढ़ो। आरएसएस ने कहा था संविधान वेस्टर्न सभ्यता के अनुसार है, इसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। ये लोग उस वक्त कहे। आज मुझे अजब ताजुब लगा। मैं किसी भाषा का क्रिटिसाइज नहीं करता, हर भाषा के लिए हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमको और राहुल गांधी जी के हाथ में संस्कृत का कॉन्स्टिट्यूशन मिला। कॉन्स्टिट्यूशन संस्कृत में बना। अरे भाई, आपका मनुस्मृति तो यह कहता है कि अगर अछूत लोग, गरीब लोग, दलित लोग संस्कृत पढ़े या उसका उच्चारण किए, उनका जीव काटो। यह है क्या नहीं? आप देख लो, उनका जीव काटो। अगर सुने संस्कृत तो उसके कान में शीशा डालो गरम करके। अरे ये उसमें लिखा, वो लाके हमको बता रहे। अरे संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, सरल और सबको समझने वाली, वो जनता के सामने रखो आप। हमारे डायस पर बैठे थे हम लोग, उसमें कितने लोगों को संस्कृत आता था मुझे मालूम नहीं। तो ऐसी चीजें लाते हो और ये लोगों को, और इसका आरएसएस के जो एक पेपर है ऑर्गेनाइजर, 30 नवंबर 1949 को अपने एडिटोरियल इसमें लिखा। क्या लिखा? संविधान आने के बाद यह लिखा, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है तो मोदी जी, आपके लोग ने जो कहा, तो आप से संविधान दिवस क्यों मना रहे हो? भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। और ये मनुस्मृति के जो आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा के कारण है, क्योंकि इनको मंदिर के बाहर रखो, घर के बाहर रखो, पानी पीने से दूर रखो, शिक्षण से वंचित करो, ये था। तो ये कहते हैं आरएसएस के लोग अपने ऑर्गेनाइजर पेपर में लिखते हैं कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है, और वे स्वयं स्फूर्तित, आज्ञाकारित और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञ होने के लिए ये सब निरर्थक है। तो जो संविधान का अपमान करते हुए और मनुस्मृति का वो उसकी स्तुति करते हैं, क्या ये लोगों को मानना चाहिए? ये लोग ढोंगी है, इसी से बताता है। और बड़ी बड़ी भाषण तो करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर इसका खंडन क्यों नहीं करते? ये अच्छा नहीं है। और आरएसएस को बोलना चाहिए हमारे लोग गलती किए, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त हूं, उसी को मैं विश्वास में रखकर काम करूं। और मैं ये इसलिए बोलना पड़ रहा आपको कि बहुत से आजकल आदिवासी, दलित, पिछड़े उनके पीछे लगे। अरे भाई, छोटा मोटा कोई कंसेशन मिलता होगा
लेकिन अपने स्वाभिमान को बेचकर आप सिर्फ छोटे मोटे कंसेशन को उनके पीछे जाते हो, और उनकी मंशा यह है जो मैंने बताया। तो इसलिए दोस्तों, मैं जो कुछ हमारे संविधान में है, और संविधान की ये अपना रक्षा करना हमारा धर्म है, और उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब यहाँ इनके ज़माने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो पाटो की बातें करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कई स्त्रियों को रेप करते हैं, कई घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच है, वही सोच के मुताबिक काम करते हैं, और ये संविधान के तहत ये काम नहीं करते। इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इनको हम पीछे ढकलना चाहिए, और आगे हम सभी लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EM छोड़ दो, हमको EM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अकेला आदमी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग मिलके बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ सकते हैं। आज भी बहुत काम था, लेकिन वसीम साहब का आदेश था कि आना है, तो जब इनका आदेश हो गया तो कोई चीज़ बची नहीं थी। फिर मैंने कहा कि भाई फिर आ जाएंगे। मीम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके अच्छे काम को सराहना चाहिए। जो करीबी तौर पे 2-3 चीज़ें रखी थी भाई ने कि उनका एक बोर्ड होना चाहिए, इस चीज़ को हमें 4-5 साल पहले हमें महसूस हुआ जब एक मुसीबत आई हमारे यूनिट पे, और हम बहुत सारे लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए। तब हमें याद आया कि अगर ऐसी कोई हमने बोर्ड बनाया होता तो ऐसे बुरे दौर में वो हम लोगों को संभाल लेते। तो एक संगठन के लिए
और उस संगठन के हर व्यक्ति पे एक अंकुश होना चाहिए कि वो उस दायरे को क्रॉस ना करे, वो तानाशाह ना हो जाए, वो उस उम्मीद के साथ जो आपने मीम फाउंडेशन बनाया, लेकिन और कोई भी तंजीम बनी जिस उम्मीद के साथ बनी, उस विचार उस उम्मीद को वो अपने निजी फायदे के लिए भेंट ना चढ़ा। तो एक बोर्ड होना जरूरी है। ये उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सलाह देता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, आपकी तंजीम के काम आए, क्योंकि आपकी मूवमेंट वो रुकनी नहीं चाहिए। जो काम मीम फाउंडेशन कर रहा है, अक्सर हम जय भीम और जय मीम के नारे जब लगते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये मीम वाले, मीम से वो एक सिर्फ एक बड़ी आबादी की तरफ उनका, और बड़ी आबादी मुसलमानों की तरफ उनका इशारा रहता। अच्छा हुआ कि मीम फाउंडेशन, तो ये भी बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मीम सिर्फ जो है एक धर्म के लोग नहीं, एक मीम एक तहरीक भी। दूसरा, बहनों के लिए कहा गया, ये बहुत सही है, क्योंकि आधी आबादी को पीछे छोड़ के ना मुल्क तरक्की कर सकता, ना कोई कौम तरक्की कर सकती, ना कोई प्रदेश तरक्की कर सकता, और ना ही कोई मूवमेंट तरक्की कर सकती। क्योंकि जब हम बात करते हैं हक और इंसाफ की, तो उनमें हर एक व्यक्ति के लिए बात होनी चाहिए। मैं इस टीम को भविष्य में कभी किसी भी तरह की मेरी कहीं भी मेरे योगदान की जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे याद करें, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। इस बात का भी मैं आपसे वादा करूँ। और जो आज के हालात हैं, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है, मैं ये बात खुद से जोड़ता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए मात्र एक किरदार नहीं, उनमें उनके नाम के साथ हमारी जान बसती है। उन्होंने जो हमें दिया है वो हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। मैं और मुझसे पहले जितने सियासी लीडर जो उस तहरीक को पसंद करते हैं, उस विचार पर चलते हैं, वो सब आज अगर हैं और अगर हमें जबान मिली है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और आपकी, जब मैं तहरीक को पढ़ रहा था मीम फाउंडेशन की, तो मैं महसूस कर रहा था, चाहे वो सर सैयद अहमद खान साहब की तहरीक हो या आपकी ये तहरीक हो, आप भी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और एजुकेशन देती क्या है? मैं तो एजुकेशन पे कुछ और सोचता हूँ। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। एजुकेशन हथियार है। एजुकेशन सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, एजुकेशन जंप भी लगाती, और जंप का मैं आपको आज उदाहरण भी दूंगा। एजुकेशन से अच्छे बुरे की पहचान होती है, एजुकेशन से बौद्धिक विकास होता है, एजुकेशन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, एजुकेशन से अपनी बात को कहने का तरीका आता है। एजुकेशन हमें जिम्मेदार लोगों की शख्सियतों में के बीच में खड़ा करती है। और मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। कोई शख्स जिसकी कई पीढ़ियां गरीबी, बेबसी, लाचारी और बुनियादी सुविधाओं से दूर रही, और उसके परिवार की एक पीढ़ी ने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया और अच्छी तरीके से एजुकेशन ली, तो वही जो गरीबी, बेबसी, लाचारी में जो परिवार जी रहा था, वो जंप करके IAS, IPS, वकील, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ भी बन सकता है। इस भूमिका पे जब वो आता है, उसका सम्मान बढ़ता है, उसके परिवार की हालत बदलती है, जिन लोगों के बीच वो रहता है उनके सोचने का तरीका बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। एजुकेशन इसलिए जंप देती है कि कल तक जो सड़कों पे घूम रहा था और वो आज परीक्षा दे के IAS की, और वो IAS बन के जब जिले में जाके DM बन के बैठता है,